Okay, so Gaurang, first of all, let me thank you for sparing this time and coming forward to share your very important experience of campus placement. Thank you, Gaurang. Thank you so much, sir, for inviting. And I've been attending the YouTube videos and different seminars of your PDA, and especially uh, for the preparation of my interview for BPCL, as it has many outlets for Bharat Gas, and there's a certain video of yours which I have seen quite a few times, which was regarding the LPG cylinder, where you Okay. explained the welding processes and colors and different. So So, you're a sir, that mechanical engineer, right? yes, sir. I am from mechanical background. I am from NIT Bhopal, and I am pursuing my final year from NIT Bhopal. And currently, I am doing my internship in Hero MotoCorp. Uh, Okay. And and you got selected in BPCL, prestigious BPCL through campus placement, right? yes, sir. Yes, sir. Okay. And Gaurang, I was just discussing with you before this recording. So you told me that it is your second job. So you got two jobs from this, right? This is your dream Yes, sir. job you got. Hmm. Yes, sir. Before this, I was placed in Reliance Industries. सर Hmm. वहाँ पे उनका ENP का जो है ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है हाँ जी. उसमें they are expanding and they recruited me for that job. I was a Hmm. initially I was going to join that, but after this placement, I'll be joining BPCL. BPCL, ओके. अच्छा, मेरे को ये बताइए गौरंग, आपका सीजीपीए कितना है कॉलेज के अंदर अभी? सर मेरा CGPA मतलब डिसेंट है, बहुत हाई नहीं है, मेरा 8.5 है CGPA बोलते हैं एवरेज। क्लास में जो बीच में स्टूडेंट्स होते हैं बेस्ट जॉब्स लेके निकलते हैं. हाँ सर, मतलब सर ऐसा था कि मैंने मतलब मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे फाइनल सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर से ही मैं कर रहा हूँ, मैं बाहा प्रोजेक्ट में था, ऐसे ही ई बाहा प्रोजेक्ट मतलब काफी फेमस है, टीम प्रोजेक्ट है, हाँ जी. तो वो था उससे रिलेटेड। और उसके बाद सर मैंने उससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर भी लिखा है विच वाज रिगार्डिंग दी फोर व्हील स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एक फोर व्हील स्टीयरिंग मैकेनिज्म बनाया था मैंने, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है अराई जर्नल में। तो वो उससे रिलेटेड काफी ज्यादा मेरा चल रहा था, तो एकेडमिक्स उतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाते थे। अच्छा गौरंग, मैं ये सारा इंटरेक्शन लेके जाना चाहते हैं हम लोग कि किसी स्टूडेंट को जो प्लेसमेंट चाहिए हाँ सर, कैंपस में, जो कैंपस की प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब्स ऑब्वियसली, एंड ऑल. सो बिल्कुल सर। कैंपस में जब कंपनी आती है तो वो बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर और भी स्किल यस सर। एनहांसमेंट क्या होना हाँ चाहिए. तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ अ स्टूडेंट शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर वेरी गुड जॉब्स व्हिच विल कम थ्रू कैंपस. कैसे प्रिपरेशन करें, क्या सर करें? कैंपस में सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्योंकि जनरली कंपनीज जो है रिटन एग्जाम उनके काफी ट्रिवियल से होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते क्रैक करने के लिए, तो उसमें अपन को मेन फोकस इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, GD या ग्रुप टास्क, इस टाइप की एक्टिविटीज में, जहाँ पे पर्सनैलिटी और मतलब एकदम क्या कहते हैं हाजिर जवाबी देना, एकदम तुरंत ही आपके माइंड प्रेजेंस में। ऑफ माइंड. हाँ, ये सब चीजें सर अपने को ध्यान देनी है इसमें। सर जो स्किल्स बिल्डिंग वाला प्रोसेस है वो तो ग्रेजुअल है। जो भी बच्चा ऐसा है जो जिसका 100% होना ही है प्लेसमेंट, वो 3-4 साल से अपना कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट्स, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, टीम प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, इन सब में ही इतना इंडल्ज रहता है कि उसको एज सच कुछ अलग से इंटरव्यू के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल जो लोग के पास ये प्रोजेक्ट्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम होता है, जैसे किसी ने केवल माइनर प्रोजेक्ट ही किया है, क्योंकि मेजर तो 8 सेमेस्टर में है और कंपनीज आपकी 7 से आने लगती हैं, तो माइनर प्रोजेक्ट 4 लोग या 5 लोग का प्रोजेक्ट होता है, उसको ही अगर अपन बहुत अच्छे से कर लेना सर, तो उसमें ही अपन की जो HR स्किल्स हैं, जो HR इंटरव्यू में काम आती हैं, जैसे लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, ये सब चीजें जो हैं ये HR इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं बच्चे। तो आपने ये बोला कि अगर तो आप प्रोजेक्ट करते जा रहे हो तब तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सो यू शुड डू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. बिल्कुल सर। एंड अगर प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली जो एक्टिविटीज हैं, कम्युनिकेशन वगैरह, उनको अच्छे और तरीके से अलॉन्ग तैयार विद करना दैट टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो अपने जो मेन कोर के सब्जेक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग, उनको करना होगा। और फेवरेट सब्जेक्ट जनरली पूछते हैं, कुछ कंपनीज नहीं भी पूछती हैं, क्योंकि कंपनीज आती हैं अपना डोमेन लेके कि उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है। अब सपोज केमिकल्स की कंपनी आ रही है और वो रेफ्रिजरेंट्स वगैरह बना रही है, तो इट्स अंडरस्टूड कि आपको RAC आना चाहिए, भले ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना हो थर्मोडायनामिक्स, तो देन यू हैव टू स्टडी फॉर दैट अच्छा स्पेसिफिक। गौरंग, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आप तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, MNIT भोपाल में हो आप, विच इज वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एंड यू हैव वेरी गुड लैब्स एंड टीचर्स एंड एवरीथिंग. बट
think of a student who is not in a very good college, let us say, उसको Yes, sir. उतना गाइडेंस अच्छा नहीं मिला है, लेकिन Yes, still he sir. wants to do very good project so that he can do really good engineering. तो Yes, प्रोजेक्ट sir. कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है वो, मतलब कैसे प्रोजेक्ट कर सकता है वो? सर पहले प्रोजेक्ट्स में अपन जहां तक देखते हैं कि अपन जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें प्रैक्टिकलिटी को इतना इन्वॉल्व नहीं करा जाता है। तो अपन कोशिश ये करें कि जैसे जिस सब्जेक्ट, जैसे फेवरेट सब्जेक्ट भी अपन बोलते ही हैं इंटरव्यू में, तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसके अराउंड प्रैक्टिकलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे कि आप मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत पसंद है या वाइब्रेशंस वगैरह बहुत पसंद है, तो वाइब्रेशंस में अपन देखते हैं कि अपनी गाड़ी के जो सस्पेंशंस हैं वो कंटिन्यूअसली मतलब वर्क अपन डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं कि कैसे हैं, तो उसमें डैम्पर लगा है, स्प्रिंग लगी है, इस सब की वर्किंग अगर आप थोड़ी भी पढ़ने जाएंगे तो स्प्रिंग तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक जरा सा एक नेक्स्ट स्टेप जाएंगे ना बुक्स के आगे का, जहाँ पे स्प्रिंग डिजाइनिंग, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, डैम्पर, ये सब चीजें अगर आप उसके अराउंड एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर दें, जैसे आपने देखा कि स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है, आप उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग लगा के कोई कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अचीव कर पाए, किसी डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी अचीव कर पाए जो कि वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ द व्हीकल, ऐसा कुछ डिफरेंट चीज कर सके जो कि बुक्स में अवेलेबल है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल की बुक्स हैं। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी जहां आपको जैसे लग रहा है मशीन डिजाइन है, तो अब वेल्ड्स वगैरह का आप वेल्डिंग वगैरह पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ये टूल्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट होता है, एनसिस और ये सब सॉलिड वर्क्स, तो वो क्या करें कि केवल वो फैंसी सॉफ्टवेयर और फैंसी टूल्स को देख के ना उसमें जाएं कि ये टूल्स है और कलरफुल वो हो रहा है, सिमुलेशन हो रहा है, मजा आ रहा है, उसके पीछे की जो साइंस है, उसके पीछे का जो वो है सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको साथ में लेके उन टूल्स को स्टडी करें और फिर एक प्रोजेक्ट बिल्ड करें। ओके, क्योंकि आजकल लोग प्रोजेक्ट्स के नाम पे सर क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे एक थ्रू आउट बहुत बड़ी वीडियो होती है, उसमें वो सिखा देता है कैसे 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 क्या सिमुलेशन करते हैं, और उसके पीछे जो उसने इक्वेशंस यूज करी हैं उनका कोई मतलब वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं ये मतलब बस एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज हो, किसी भी टाइप के जो कि सिमुलेशन बेस्ड है, उसमें आप थ्योरी बिल्कुल पढ़ें, अदरवाइज इंटरव्यू में वो फंसा देते हैं, क्योंकि एंसेस है वो पूरा एफईए पे बेस्ड है। अब आपने बोल दिया कि एफईए आता है, तो एफईए इटसेल्फ इज अ मास्टर्स लेवल कोर्स, you cannot attain expertise in FEA, so you need to tell कि सर मेरे को FEA केवल मैंने एप्लीकेशन बेस्ड पे सीखा है, और जो बेसिक्स है FEA का कि नोड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या कनेक्शन है, वो मेरे को आता है, मेरे को पूरा FEA नहीं आता है। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करें नॉर्मल स्टूडेंट्स भी, तो वो काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ओके ओके गौरव, नाउ लेट्स कम टू योर एक्सपीरियंस, योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूज, क्योंकि आपकी 2 जॉब्स लगी हैं, तो आई प्रिज्यूम कि आपने इंटरव्यूज दिए होंगे। आप थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि टेक्निकल में वो आपसे क्या पूछते थे, प्रोजेक्ट से क्या पूछते थे, और वो आपका एचआर कैसा इंटरव्यू चलता था? तो सर पहला मेरा जीडी था हीरो मोटोकॉर्प का। उसमें सर जीडी के लिए तो मैंने आपके जो वीडियोस हैं, एक जीडी की पूरी लेक्चर सीरीज है जिसमें करंट अफेयर्स और टेक्निकल टॉपिक्स पे भी जीडी कैसे देते हैं, किस टाइप से पॉइंट्स लिखते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, तो वो तो सर पूरा मैंने वहीं से ही गाइडेंस लिया था जीडी में, और बहुत हेल्प करा था। मेरा पहला जीडी था वो, और वो मैंने क्रैक करा था। उसके बाद पहला ही इंटरव्यू था हीरो मोटोकॉर्प का, जिसमें मेरे को उनने क्या मटेरियल साइंस जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब से, जो कि मेरे बहुत ज्यादा थॉरो नहीं थे। स्टिल आई वाज एबल टू रिकॉल बिकॉज मैंने मैंने कंप्लीट मैकेनिकल का कोर्स किया था, गेट की भी मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो उस चीजों के कारण सर मेरा जो टेक्निकल पार्ट था इंटरव्यू का वो बहुत ही सॉर्टेड था, और जो प्रोजेक्ट रिलेटेड था वो तो थॉरो ही था मेरे को, क्योंकि जो प्रोजेक्ट तो मैंने अच्छे किए थे। हाँ, प्रोजेक्ट तो मेरा थॉरो था, उसमें कोई इशू नहीं है। बस जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो 70% मेरे से बने थे, जो 30% नहीं बने वो मैक्सिमम बच्चों से ही नहीं बने थे। ओके ओके, एंड नाउ व्हाट अबाउट एचआर क्वेश्चंस गौरव, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे? तो सर बीपीसीएल वाज कंप्लीटली एचआर राउंड, कह सकते हैं कि 20% उन्हें टेक्निकल पूछा। देयर वर टोटल 2 इंटरव्यूज। तो पहला इंटरव्यू सर वर्चुअल था, 20-20 मिनट का, टोटल 30 बच्चों का, सारे 30 बच्चे थे हमारे सीजीपीए वाइज जिन शॉर्टलिस्टेड थे। तो उनका सर इंटरव्यू में उनका मेन फोकस था कि वो आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी क्या कहते हैं कितनी इच्छा है आपकी इस कंपनी में आने की, और एचआर क्वेश्चंस पूरे उस पे बेस्ड थे कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपने उन प्रोजेक्ट्स से अपनी लाइफ में क्या सीखा, और
जैसे कि मेरे वो उनने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिए है, चार में फंसाने की बहुत कोशिश करी। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, मेरी इंटर्नशिप भी ऑटोमोबाइल कंपनी में, प्रोजेक्ट भी ऑटोमोबाइल का, रिसर्च पेपर भी ऑटोमोबाइल का। देन दे आस्क्ड मी कि अगर ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफर करी जाए या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी ऑफर करी जाए जैसे कि बीपीसीएल, तो आपको यहाँ क्यों आना है और आप कौन सी प्रेफर करोगे? तो ओके। अब वो क्वेश्चन में सर मेरे को डिप्लोमेटिक होके धीरे धीरे मैंने जब स्टार्ट किया बोलना तो मेरे को क्लिक हुआ, और फिर मैंने उनको समझाया। मतलब आप ऑब्वियसली एकदम भी वहां ब्लंटली ट्रूथ नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना रिस्की है प्लेटफॉर्म की वहां पे एक भी मिस्टेक हुई तो आपको लगेगा कि यार यही बोल देता हम। तो किसी कोई भी कंपनी हो, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, भले आपके लाइफ के कुछ और भी गोल्स हैं, तो कंपनी के इंटरव्यू से 10 मिनट पहले खुद को ऐसे ओरिएंट कर लें जैसे यू आर मेड फॉर दिस कंपनी, और आपको यहाँ वो चीज वहां पे प्रूव करनी है एचआर को, that you have no further plans of no study, no UPSC, no nothing. So you should be completely oriented towards that company. और company research is very important, sir. मतलब you need to give at least 1 day or properly to make prepare a PDF of company details, that what kind of products it's making, what is the business what is the market share, और किस टाइप से क्या हो रहा है। तो बीपीसीएल तो सर अभी काफी न्यूज में था ही, और काफी कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी। प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी। ऑल्दो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस, बट उन्होंने इस टाइप से कुछ पॉइंट आउट करके नहीं पूछा कि आप प्राइवेटाइज हो रही है तो फिर आप क्यों आना है, ये सब के क्वेश्चंस वो पूछे हैं, उन्होंने बाकी लोगों से भी पूछे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे डेराइव मतलब इंटरव्यू कैसा आपका चल रहा है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उनको प्रोजेक्ट्स में इस सब में इंडल्ज करके रखेंगे तो वो आपको जो फंसाने वाले क्वेश्चंस है ना वो थ्रो ही नहीं कर पाएंगे आप पे। अच्छा, तो और उन्होंने एचआर के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे गौरंग, आपसे या बाकी लोगों से? हाँ सर, मैंने एक लिस्ट बनाई है एचआर क्वेश्चंस की मेरे। तो जो नेक्स्ट राउंड था मेरा 35 मिनट्स का राउंड था, इंटरव्यू था, वो मुंबई में उनके हेडक्वार्टर्स में था। तो पूरा ट्रैवल और रहने का अरेंजमेंट उनने ही किया था कंपनी ने। तो जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था उससे पहले हमारा एक साइकोमेट्री टेस्ट हुआ था, जो कि एचआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो नॉन एलिमिनेटरी था, वेयर इन द साइकोमेट्री टेस्ट दे काइंड ऑफ जज कि आपकी हिपोक्रेसी लेवल क्या है। मतलब हिपोक्रेसी इन द सेंस कि मैं 100 क्वेश्चंस देंगे वो सिचुएशनल बेस्ड, कि मेरे को मतलब 3 स्टेटमेंट देंगे, रूल्स रेगुलेशन करना फॉलो करना पसंद है, या मेरा क्रिएटिव माइंडसेट है, या फिर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, या फिर मैं समय के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि आपको क्या है, या तो आप क्रिएटिव थिंकिंग या ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटी हो सकती है, या आपको रूटीन या फिर इस टाइप की चीजें फॉलो करना पसंद है, डिसिप्लिन ज्यादा पसंद है। अब आपने शुरू के 30 क्वेश्चंस इसी से सिमिलर आपने करे टिक, ठीक है, टिक करते गए। फिर वो ये देखेंगे कि आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ टाइम, जब आपने वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो क्वेश्चंस वापस वही रिपीट करेंगे, सेम क्वेश्चंस, जस्ट टू चेक कि 10 मिनट बाद आपका माइंडसेट सेम है कि थ्रू आउट द क्वेश्चन वो बदल गया। तो ये साइकोमेट्री की एक ट्रिक होती है। काफी कंपनीज में साइकोमेट्री टेस्ट इज अ एलिमिनेटरी पार्ट। यस। बीपीसीएल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में अगर आप साइकोमेट्री में एलिमिनेट हो गए तो बहुत बच्चों को ये सब पता नहीं रहता, करते 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 फिर मन में कुछ और एग्जांपल्स के साथ बच्चे करते तो गलत टिक कर दिए। तो ऐसे में कैसे करना चाहिए स्टूडेंट को, कैसे अपना करना चाहिए ऐसे में? सर वही 2 मिनट साइकोमेट्री से अटेंड करने से पहले माइंडसेट अपना फिक्स कर लें कि मेरे को कैसी पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी से स्टिक करें थ्रू आउट। अच्छा, भले ही आपकी There is no right or wrong answer. It is not that answer is right or wrong, but आपको स्टिक करना है एक ही चीज को, एक ही चीज पे। तो वो ये जो हिपोक्रेसी वाला पार्ट था ये ना दिखे आपकी पर्सनालिटी में कहीं से भी। और दूसरा सर, ये जो पहला राउंड मेरा हुआ था 15 मिनट्स का, अलॉन्ग विद दिस साइकोमेट्री टेस्ट, इसकी एक A3 शीट उनकी प्रिपेयर हुई थी जिसमें मेरे बारे में चीजें लिखी हुई थी, और देयर वर आल्सो ब्लैंक कॉलम्स। तो जो मेरा फिजिकल इंटरव्यू था फेस टू फेस वाला, उसमें उन ब्लैंक कॉलम्स में वो कंटिन्यूअसली नोट डाउन भी कर रहे थे, और क्रॉस चेकिंग कि मेरे आंसर जो मैं अभी दे रहा हूँ इस वाले इंटरव्यू में वो पिछले इंटरव्यू से मेरे मैचिंग है कि नहीं। तो एचआर में सर यही है थ्रू आउट कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके बोलने का तरीका और आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं वो लोग, और आपको भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। जनरली लोग सर, क्या मैंने देखा है कि एचआर क्वेश्चंस आंसर करते समय उनको जो इंटरव्यूअर है उसके क्वेश्चन पूछने का मोटिव समझ नहीं आता। अब जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन थ्रो किया गया था मेरे पे, पहला क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डोंट प्रेफर। अब उसमें सर 2 ऑप्शंस हैं,
यू कैन से रेलेवेंट थिंग्स विच आर यूजफुल टू द कंपनी, और कुछ बच्चे क्या कहते हैं ध्यान नहीं देते हैं और वो उसमें कुछ भी बता के आ जाते हैं विच इज नॉट रेलेवेंट टू द कंपनी। सो मैंने उसका आंसर करने का ये तरीका होता है कि आप कंपनी की प्रोफाइल देखिए कि क्या है, किस टाइप का वर्क उसका कल्चर है, और फिर उस हिसाब से एक पर्सनैलिटी अपनी डिस्क्राइब करिए। झूठ भी नहीं बोलने की जरूरत है। मैंने बताया कि मेरे को एक जगह बैठ के डेस्क जॉब लैपटॉप पे काम करना, दिन भर लेथार्जिक एक रूम में पड़े रहना नहीं पसंद। तो इससे दो चीजें जस्टिफाई हो गई कि उनकी उनकी जो जॉब है वो फील्ड वर्क वाली है, और मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस फील्ड वर्क को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जब मैंने कार बनाई रात रात भर जग के, और पूरा थ्रू आउट वो 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग जो प्रोसेस थी उसमें मेरी जो पर्सनैलिटी वो समझ में आई उनको कि क्या है। तो उसमें ये भी बात सब कन्वे हो गई, और मतलब ये एक टाइप का मतलब साइकोलॉजिकल गेम है जो जो क्रैक करना है अपन को। सही है। ओके, सो क्वेश्चंस और कौन कौन से लिखे थे आपने? ये लिखे थे? और सर उनने जैसे हर कंपनी एक फॉर्म भरवाती है, जैसे बीपीसीएल ने डिटेल्ड फॉर्म भरवाया था कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, फेलियर्स, वो सब। तो वो फॉर्म में आपको 50 वर्ड्स का आंसर लिखना है। वो आंसर आपके क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट होगा, वो सेम क्वेश्चंस वो वापस थ्रो करेंगे इंटरव्यू में। तो आप जो भी आपने फॉर्म में लिखा है, दे हैव दैट फॉर्म, वो प्रिंट निकाल के बैठते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो वो चेक करते हैं कि जो आप सेम क्वेश्चन आपने जो लिखा था उसका आंसर आप सिमिलर दे रहे हो या कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं दे रहे। तो एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है कि टेक्निकल रिसर्च विल नेवर बी ऑफर्ड टू यू एट बीपीसीएल। मैंने अपने उसमें टेक्निकल रिसर्च लिखा था, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ्स में। तो मैंने ये बात फिर उनको मतलब उस डिप्लोमेटिकली समझाई कि सर टेक्निकल रिसर्च केवल कोर टेक्निकल में ही नहीं माना जाता। रिसर्च सर मैनेजरियल लेवल पे भी बहुत सारी चीजें रिसर्च की होती हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं होती। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल मेथड्स होते हैं जो समझ में नहीं आते, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमेशन में, जहाँ इतने बड़े स्केल पे रिफाइनरीज हैं और एलपीजी हैं, रिटेल सेंटर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। तो वहां पे एक कलेक्टिवली एक सब चीजों को इकट्ठा करके और कुछ नई नई चीजें निकाल के लाना, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको कह सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस मेरे से ट्रिक क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए कि आपको ऐसा नहीं है कि हम आर&डी में बैठा देंगे और उसमें फिर आपसे रिसर्च करवाएंगे। तो ये सब चीजें उनने पूछा कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई डिस्प्यूट हो गई तो आपने कैसे उसको रिजॉल्व किया। तो जैसे आपके पास टीम प्रोजेक्ट होता है तो डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं होती हैं, तो आपके पास एग्जांपल्स, आपको सोचने में टाइम नहीं लगता, आप फटाफट उनको एक्सप्लेन कर देते हो। फिर उन्होंने पूछा कि सर ऐसे कोई प्रोजेक्ट बताइए, जैसे इतने मैंने प्रोजेक्ट करे तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो स्टार्ट करे बट फिनिश नहीं हुए। तो ये सब चीजें भी उन्होंने पूछी, और उन्होंने पूछा कि कॉलेज में बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है। बाहा और रिसर्च तो पूछ ही लिया था, फिर उन्होंने पूछा कि बाहा से लाइफ लेसन क्या मिले। तो उसमें सर ये है कि आप उसको जो भी आंसर करोगे वो सही ही होगा, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि मेरे को टेक्निकल रोल चाहिए, जो भी वहां पे बेस्ट टेक्निकल रोल हो वो मेरे को मिल जाए अभी, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल हमें क्लियर नहीं करी थी कि हम आपको कौन सी देंगे। तो मैंने ऐसे आंसर किया बाहा से रिलेटेड कि बाहा में सर जब प्रैक्टिकली अपन कोई चीज मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो जो असेंबली और फिटिंग वाला पार्ट है वो अपन जो सॉलिड वर्क्स पे करते हैं तो उसमें तो वो दिखा देता है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन द पार्ट्स, लेकिन जो उसको फिक्स करने का तरीका है, जो असेंबली के जैसे नट और बोल्ट टाइट करना है, तो नट को एक स्पेस चाहिए होगी बोल्ट में घुसने के लिए। अगर वो बोल्ट और जो आगे वाली जो लेयर है उसके बीच में स्पेस नहीं है तो वो नट घुस नहीं पाएगा। तो ये चीजें आप सॉलिड वर्क्स में नहीं देख सकते, बट जब आप प्रैक्टिकली करने बैठते हो तो आपको ये चीजें समझ में आती। तो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो इतना बड़ा रियलिटी शॉक लगता है लोगों को, क्योंकि फिर पूरा का पूरा महंगा कंपोनेंट बर्बाद हो जाता है। तो ये लाइफ लेसन हो गया कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। ऐसे सर फिलोसफिकल आंसर्स भी थोड़े थोड़े अपन को थ्रो करने रहते हैं इंटरव्यूज में। अच्छा गौरव, आपका हीरो ग्रुप में भी हुआ और आपका बीपीसीएल में भी हुआ, सो व्हाट वाज द डिफरेंस इन दीस टू इंटरव्यूज इफ यू कैन टेल? सर वर्चुअल इंटरव्यू जो पहला था उसी में ही सर मेरे को काफी डिफरेंस नोटिस करने को मिला कि वहां पे हीरो में मतलब पैनल छोटा था, ज्यादा लोग नहीं थे। रिलायंस में भी जब मेरा हुआ प्लेसमेंट तो उसमें भी 3 लोग का ही पैनल था, लेकिन बीपीसीएल में सर टोटल 5 लोग तो एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे, एक जूम विंडो थी उनकी, और एक रिफाइनरी से थे एक सर जो है वहां पे टेक्निकल, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मेरे से, टेक्निकल क्वेश्चंस। उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन का ही था। उन्होंने पूछा था कि फटीग लाइफ ऑफ अ कंपोनेंट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा फटीग वाला पार्ट जो मेरे प्रोजेक्ट्स में था वो स्प्रिंग ही था। तो मैंने बताया था कि प्री टेंशन स्प्रिंग होती है जो कि
रिलैक्सेशन और कंप्रेशन पे उनका टेंशन रिलीज होता जाता है, जिससे अपन को काउंटर स्ट्रेसेस मिल जाते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये एक मैंने एक एग्जांपल उनको दे दिया था। और सर जो उनने चीजें इससे रिलेटेड जो पूछी पैनल में, वो पैनल मतलब काफी ह्यूज था, ह्यूमंगस था। और जब आप फिजिकल इंटरव्यू देने जाते हैं तो सर आप वहां पे, उनने बोला था कि बिजनेस फॉर्मल्स में आना है, तो फटाफट मैंने मैचिंग का सिलवा लिया था। और वहां जब आप जाते हैं तो वहां आप ऑस्ट्रक हो जाते हैं थोड़ा सा। वहां की जो वो है पीएसयू का एक वो है, क्या कहते हैं, शोशा और ऐशो आराम आप देखते हैं, तो उसको देख के थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि एम आई केपेबल ऑफ अटेंडिंग दिस इंटरव्यू और नॉट। वहां पे आप जब एंटर करते हैं तो वो सर एक कॉन्फिडेंस वाली फील चाहिए होती है फेस टू फेस इंटरव्यू में, जो कि डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम्स में हमको वेट करवाया था, और पैनल मतलब बहुत ही हाई लेवल के थे। वहां पे सीजीएम्स थे 2 जो फिजिकल इंटरव्यू में थे, और एक एचआर मैम थी जो एलईडी स्क्रीन से कनेक्टेड थी वेबकैम के थ्रू हमारे साथ। तो वो मैम ने भी हमसे क्वेश्चंस पूछे। तो जीडी दोनों जगह हुआ था गौरव? नहीं नहीं सर, इस साल मतलब वही हमने ये देखा था कि बीपीसीएल में हमेशा से होता आ रहा है जीडी, बट इस साल उन्होंने जीडी नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट एक इंटरव्यू और फिर फाइनल इंटरव्यू। जीडी केवल मेरा हीरो में हुआ। तो उन्होंने क्या टॉपिक क्या दिया था जीडी का आपको? जीडी में सर मतलब ये कहेंगे कि मेरा लक है क्या है, मैंने बनाया भी इलेक्ट्रिक व्हीकल था, ई बहा, और उन्होंने टॉपिक दिया कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। तो आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और उसमें जैसे सर आपने बताया था कि इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड देन यू नीड टू स्टार्ट, बिकॉज वो जो मतलब हम लोग के पास 10 मिनट का टाइम था और 10 लोग थे, तो पर हेड आपको 1 मिनट बोलना है, एंड यू नीड टू गिव मतलब बाकी लोग को भी चांस देना बोलने का। तो जो उनने जैसे उनने बोला कि 10 सेकंड का टाइम है, अब आप सोचो तो 8 सेकंड पे ही बीच में एक माइक्रो सेकंड का गैप होता है जिसमें बाकी लोग हेजिटेट करते हैं हल्का सा बोलने में, और उसी गैप को ही ब्रेक करके अपन को बोलना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस द टॉपिक, क्योंकि 1 मिनट है तो मेरे पास नाम बताने का भी टाइम नहीं। तो नाम मेरी विंडो में लिखा ही है, तो यू मतलब रीट्रेट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट इंट्रोड्यूस कर दो, 4-5 हेडिंग्स बता दो किसमें डिस्कस करना है, एक हेडिंग लेके एक्सप्लेन कर दो। सही है। और वो कर दिया, और दोबारा बोलने का सर मेरे को फिर टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैंने कोशिश करी, बट वो 10 लोग थे, सबको चांस देना था। तो उसमें तो ये था सर कि जीडी मैं सोच के बैठा था कि वो तो हो ही जाएगा। और उसमें सर ड्रेसिंग सेंस भी वर्चुअल में मायने रखता है। कई लोग टाई वाई पहनना मतलब टाई पहनना नहीं भूल जाते हैं, क्लीन शेव नहीं होते हैं। मैं सर पूरा मतलब कोई रिस्क नहीं लिया मैंने मेरे एंड से, टाई और क्लीन शेव। और कुछ कुछ कंपनी बोलती हैं आईडी कार्ड भी पहनो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी, अगर बोले तो आप पहन सकते हैं। चलो, वंडरफुल Gaurang, so we have reached almost the end of this wonderful session. It was really good. अब लास्ट में कोई टिप्स, लास्ट में कुछ टिप्स आप देना चाहें गौरंग अपने जूनियर्स को जो अलग अलग कैंपसेस में बैठे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं? लास्ट कपल ऑफ गाइड पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड। सर बस यही बोलूंगा कि कभी भी इंटरव्यूअर को लेकर रिजिड मत होना कि मेरे को यही प्रोफाइल चाहिए या यही करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि व्हाट इफ यू आर पुट इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, तो अब सेल्स एंड मार्केटिंग तो मेरे को पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि यू आर नॉट इनटू इट, यू नीड टू आंसर दैट डिप्लोमेटिकली। और उसमें ये बताएंगे कि इट विल बी अ न्यू फील्ड फॉर मी और मैं एडजस्ट करूंगा। ये सब मतलब जो रिजिडिटी है उसको आपको हटाना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है इंटरव्यू के टाइम, यही मेन है। चलो, वंडरफुल वंडरफुल गौरंग। सो गौरंग, इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू, और आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिला है आई एम वेरी श्योर जो आपने पॉइंट्स दिए हैं गौरंग वो बहुत हेल्पफुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे तैयार करना है, कैसे अपना प्रोजेक्ट को बैलेंस करना है, और कैसे कॉन्फिडेंटली आगे प्रोसीड करना है। दैट विल एक्चुअली स्टूडेंट शुड लर्न इट एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। जॉब्स की कमी नहीं है, हमें अपनी स्किल बढ़ानी है, दैट इज रिक्वायर्ड। और अगर अपने पास स्किल है तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सब बहुत हाई सीजीपीए चाहिए, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। बिल्कुल सर, सबका कॉम्बिनेशन है, अगर वो हमारे पास है तो इंडस्ट्रीज को वही लोग चाहिए होते हैं। चलो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन गौरंग, थैंक यू सो मच सर, coming forward and sharing all this. Thank you. Thank you sir. Okay.